हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 12th की केमिस्ट्री। और अभी आप सब बच्चे लोग अभी 11th से 12th में आए हैं, तो कुछ घबराहट होगी अंदर की, यार कैसा 12th होगा, कैसे होगा, बोर्ड है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी, क्या सिलेबस, कैसा कुछ। तो उन सब क्वेरीज़ के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हमारी 12th की केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं कि पिछले साल कुछ सिलेबस अलग था, इस साल कुछ सिलेबस अलग आया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये सिलेबस में फिर रिवीजन हुआ है। हालांकि सुनने में अभी भी आ रहा है कि सिलेबस कुछ कम होने की उम्मीद है, लेकिन अगर नहीं है, अगर कम नहीं हुआ तो क्या होगा? फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि अगर कम होगा भी तो भी आप जब कॉम्पिटिशन्स के लिए जाएंगे अपने, तब भी आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि सिलेबस अभी हम एग्जैक्टली पहले जैसा लेके चलते हैं। उसको हिसाब से आपकी जो केमिस्ट्री है, आप पता ही है आपको, केमिस्ट्री आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? पहला फिजिकल जनरल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा आपका ऑर्गेनिक। और स्टूडेंट्स, 12th स्टार्ट करने से पहले एक बात की गांठ बांध के रखिएगा कि जिन लोगों ने 11th में मेहनत नहीं करी है, ऐसा नहीं है कि 12th में परसेंटेज नहीं आएगी। और जिन लोगों ने 11th में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आप ये मान के चलेगा कि आपकी 50% मेहनत इस साल कम हो जाएगी, क्योंकि 12th का नेचर ऐसा है। यहाँ पे आप अगर 11th पढ़ के आए हैं और मेहनत करके आए हैं, तो 12th में कम मेहनत में आप ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं। तो चलिए डिवीज़न की बात करते हैं। टोटल आपके केमिस्ट्री में इस साल हैं 16 चैप्टर्स, ठीक है। और अगर हम इसको स्टार्ट कराएं तो चैप्टर 1 हमारा है द सॉलिड स्टेट, जो लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन इस साल अभी जो रिवाइज सिलेबस दिया है सीबीएसई ने अभी तक का, उसमें सॉलिड स्टेट इंक्लूडेड है। तो सॉलिड स्टेट है हमारा। चैप्टर 2 है सॉल्यूशंस। चैप्टर 3 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर 4 है आपका केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 5 है आपका सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 6 है आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन। चैप्टर 7 है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप 11 से पढ़ के आ रहे हैं, लाइक आपने 13th ग्रुप, 14th ग्रुप पढ़ा है। 15th ग्रुप हालांकि नहीं था, तो इस साल 15th ग्रुप अभी सॉलिड स्टेट के साथ साथ दिया गया है। तो वो जो रेड वाला जो मार्क है, ये लास्ट ईयर नहीं था, लेकिन इस साल इंक्लूड कराया गया है। तो 15th, 16th, 17th एंड 18th ग्रुप। इसके साथ चैप्टर 8 है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर 9 है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें अभी तक, तो ये जो पहले से लेके 5वें तक है, ये आपका इस पोर्शन में आता है फिजिकल जनरल में। और अभी तक तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ आइडिया नहीं लग सकता, लेकिन जो पुराना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, जैसे जब सॉलिड स्टेट और ये आपके काउंट किए जाते थे, और ये जो पोर्शन आता है आपका, ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे जो आता है आपका वो है 19 मार्क्स का। तो बेसिकली फिजिकल जनरल मिला के आपका 23 मार्क्स है, इनऑर्गेनिक आपका 19 मार्क्स है। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका है केमिस्ट्री पार्ट 1 का। लाइक केमिस्ट्री पार्ट 1 में आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आपके पास फिजिकल जनरल है, आपके पास इनऑर्गेनिक है। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो पार्ट 2 है आपके पास चैप्टर 10 से, चैप्टर 10 है आपका हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। चैप्टर 11 है आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। चैप्टर 12 है आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड।
चैप्टर 13 है आपका माइंस कह सकते हैं, वैसे तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है इसे। चैप्टर 14 है आपका बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर 15 है आपका पॉलीमर्स। चैप्टर 16 है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका है ऑर्गेनिक का। तो अगर आप मार्क्स को जोड़ेंगे तो 23 और 19, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका 28 मार्क्स। और ये 28 मार्क्स लाना बहुत आसान है अगर कुछ बातों पे आप ध्यान देंगे तो। कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो। तो सेकंड पार्ट पतली बुक है, आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में कंपेयर करेंगे तो सेकंड पार्ट पतली है, मार्क्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि ऑर्गेनिक पे आपको कुछ स्पेशल ध्यान देना है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जनरली होता क्या है 11th में जो ऑर्गेनिक का बेस होता है वो हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, कुछ लापरवाही में रह जाते हैं, कुछ मौज मस्ती में रह जाते हैं। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो मैं बेसिक से लेके चलूंगा बिल्कुल जीरो से, और आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको ऑर्गेनिक में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, द सॉलिड स्टेट। हालांकि बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारा मैटर होता है बेसिकली 3 स्टेट्स में डिवाइडेड होता है आपका। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिनके लिए आई होप कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर तो पहले उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़नी है वो आपको पढ़नी है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है मैंने। पहला नेचर ऑफ ऑर्डर, दूसरा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो पहला पार्ट हो गया आपका टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, दूसरा आप कह सकते हैं यूनिट सेल एंड इट्स पैरामीटर्स, इस पे बेस्ड। उसके बाद है हमारा कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सेल या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स वगैरह ये सब निकालना। उसके बाद है पैकिंग कि इसको कैसे पैक करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगी, कैसा। और जब पैकिंग कर देंगे तो उसकी हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे एफिशिएंसी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका डेंसिटी बेस्ड। ये यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाता है थोड़ा सा। इसके बाद आपके पास हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, साथ साथ हैं आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इसके साथ आ जाता है डिफेक्ट्स। पैकिंग में ही डिफेक्ट्स वैसे आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा 12th का पोर्शन है जो हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट व्हाट इज अ सॉलिड? अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड क्या होता है तो बचपन की पढ़ी हुई बातें हमें याद हैं, हम वही कहेंगे सॉलिड इज एनीथिंग विच हैज़ अ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड ज्योमेट्री, फिक्स्ड वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें, वो बातें सारी सही हैं। इसमें हमें जो अलग सा पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि कुछ अलग एडवांस चीज़ें देखेंगे। लाइक अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, लिक्विड और गैस से अगर सॉलिड डिफर करता है तो क्यों करता है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोनों में से निकल के आता है वो है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो पहला है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस। अभी दोनों बातें हैं क्या? तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई मेरे पास सॉलिड का ये पोर्शन है, ठीक है। अब अगर ये सॉलिड है तो इसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है। तो इस ज्योमेट्री फिक्स होने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। क्या है स्टूडेंट? ये हैं इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह ना पढ़ के अगर हम इंग्लिश की तरह पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री हमारे लिए आसान हो जाएगी। कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि जिससे जो चीज़ बनी होगी। तो इस पूरी सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आपके पास एटम्स, आयंस, या फिर आप कह सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स।
तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे, एटम्स होंगे, आयंस होंगे या फिर वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड में होगा क्या, आप अगर गौर से देखें तो ये जो 2 एटम हैं या कोई भी 2 एटम्स उठा लीजिए इनमें से, तो इनके बीच अगर आप देखेंगे तो इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है या डिस्टेंस है, ये क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको मिनिमम। क्या मिलेगी, मिनिमम। तो अगर हमें पता है कि 2 चीज़ें, अगर मैं कहूँ ये 2 मार्कर हैं और इन दोनों के मार्कर के बीच अभी ये दूर रखे हुए हैं, अगर मैं इनको पास पास लेके आऊँगा, दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, इन पे फोर्स लगाऊंगा, मैं इन पे एक फोर्स एक्सर्ट करूँगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी 2 एटम्स के बीच डिस्टेंस अगर मिनिमम है तो वहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा आपका, द फोर्स विल बी मैक्सिमम। इस चीज़ को आपने वैसे फिजिक्स आप पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर बहुत कम है तो फोर्स हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके जो सॉलिड को बाकी सारे पार्ट से डिफर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड्स में अगर करेंगे तो लिक्विड्स में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो फोर्स है वो इससे कुछ कम हो जाती है। गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में आपके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फोर्सेस वहाँ पे जाके आपकी और कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये कुछ हमारे पार्ट्स हैं कि जो बेसिकली सॉलिड को सॉलिड बनाते हैं। और दूसरी की सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप या फिर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इनकी डेफिनेट होती है, क्योंकि भाई क्यों होती है अब ये, क्योंकि देखिए भैया अगर 2 चीज़ों के बीच पार्टिकल में फोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स मूव कर नहीं पाएंगे, और मूव नहीं कर पाएंगे तो उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, डेफिनेट, या फिर क्या होगी, जो शेप है वो डेफिनेट होगी। और इसके साथ आप कह सकते हैं सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल भी नहीं होते, क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें से पर यूनिट एरिया निकालेंगे कहीं से भी तो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल सेम मिलेगा, तो इसलिए आप इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से बेसिक सी बात है ये। और सॉलिड्स अगर वो मेटल्स हों तो वो आपके लस्टर वाले होते हैं, शाइन, और लस्टर मतलब शाइन होती है, और आपके वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल, ये सारी प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट की आ जाती हैं। तो ये कुछ वो सारी बातें हो गई जो अभी तक हम देखते आए थे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं जो हमें 12th वाले पार्ट से कुछ एडवांस में जो हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आएगा वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 क्लासिफिक डिफरेंस हैं, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे। क्या, पहला होता है आपका नेचर ऑफ इंटर आयनिक फोर्सेस, इंटर आयनिक फोर्सेज या इंटर एटॉमिक फोर्सेज, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन सॉलिड हम पढ़ते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर, कि ऑर्डर के हिसाब से हम इसको किस तरीके, किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ ऑर्डर पे हम किसी भी सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेकंड है आपके पास अमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप देख चुके हैं, आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे, आपने शुगर के क्रिस्टल्स देखे होंगे, आपने मेटल्स के क्रिस्टल्स देखे होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बेसिक मतलब क्या, क्रिस्टल्स के साथ, और क्रिस्टल्स क्या होते हैं आपके, एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट आपको मिलेगा। और अरेंजमेंट किसका होगा, ये वही होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, लाइक एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो दे हैव फिक्स्ड शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या होता है, इनकी एक फिक्स्ड शेप होती है हमेशा। वेयरएज अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, अमॉर्फस में जो एक वर्ड निकल के आता है अमॉर्फ, अमॉर्फ क्या है, ये आपका एक ग्रीक वर्ड है और इसका बेसिक मतलब होता है नो फॉर्म। तो जब इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि नो फॉर्म, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, दैट मीन्स नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। तो स्टूडेंट्स अगर इनका जो शेप है वो फिक्स्ड है
तो हम ये बात समझ सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, शार्प होगा। तो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, ये वाले जो सॉलिड्स होते हैं ये हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये असल में सॉलिड्स होते हैं। वेयर एज अमॉर्फस सॉलिड जो है हमारे, ये हमारे स्यूडो सॉलिड्स भी कहे जाते हैं। स्यूडो आपने वर्ड सुना होगा, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब झूठा। सॉलिड जो है वो स्यूडो होगा, मतलब वो फॉल्स सॉलिड होगा, वो आपका असल में सॉलिड नहीं होगा, आपको लगेगा। जैसे एग्जांपल पे के तौर पे हम कह सकते हैं ग्लास। अब आप तो कहोगे नहीं सर स्टूडेंट्स, आप तो सब कहोगे कि नहीं सर आप कैसे कह रहे हैं, ग्लास तो एक सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स कभी भी ना बहुत पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, जो लाइक 200 साल 250 साल पुरानी अगर कोई बिल्डिंग है, तो कभी बार जाके ना वहाँ के कांच छू के देखिएगा। तो आप जब कांच को छुएंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो मिडिल में कांच है वो थोड़ा सा पतला है और जो बॉटम पे है वो थोड़ा सा मोटा है, अगर आप उसको छू के देखेंगे तो। दैट मीन्स अगर वो बॉटम पे थिक है और मिडिल में थिन है, भाई यहाँ पे थिन है और यहाँ पे थिक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये ऊपर से बहता हुआ नीचे आया है और यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। दैट मीन्स ग्लास एक सॉलिड तो था, लेकिन लाइक लिक्विड्स दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, वो बह सकते हैं, हालांकि बहुत धीरे बहेंगे लेकिन बह तो सकते हैं। इसीलिए ग्लास को जो कहा जाता है वो स्यूडो सॉलिड्स या फिर आप कह सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये हमारे एन आइसोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं। अब ये एन आइसोट्रोपिक क्या है, इसको अभी हम देखते हैं। अगर ये एन आइसोट्रोपिक है तो ये वाला हमारा आइसोट्रोपिक होता है। इसके लिए पहले हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ऑर्डर का क्या लेना देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर पे हम ये वाली बात कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई सॉलिड है, तो अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है दैट मीन्स इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। लाइक अगर एक मेटल की आप एक रॉड ले लें या फिर आप कोई भी पतली इसकी शीट ले लें, तो शीट को अगर हम बात करें, लाइक अगर मैं उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, हम किसकी बात करते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो जस्ट इमेजिन कि आप इसको मान लीजिए ये एक आयरन की रॉड है, ठीक है, सिंपल बच्चों मान सकते हैं हम। तो मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूंगा तो क्या टूट जाएगा, हाँ भाई टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। इनके अंदर पूरी रॉड के अंदर जो पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, ठीक है। बीच से तोड़ना आसान है, तो क्या मैं इसे यहाँ से तोड़ पाऊंगा, नहीं। मैं इसको ट्विस्ट करा पाऊंगा, नहीं। तो अगर मैं शीट की बात करूँ तो शीट को बीच से तोड़ना आसान है, साइड से तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उस पर जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जब हम अलग अलग डायरेक्शंस में देखेंगे, लाइक हम ऐसे देखें, हम ऐसे देखें, या हम ऐसे देखें, या हम ऐसे देखें, तो अलग अलग डायरेक्शंस पे अलग अलग वैल्यू आपको इन प्रॉपर्टीज़ की मिलेगी। इसीलिए इसको कहा गया है एन आइसोट्रोपिक। तो वो किसकी वजह से होता है एन आइसोट्रोपिक, ड्यू टू दिस लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, तो ये क्या होता है, इट हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लाइक अगर मैं किसी इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें 3 पार्टिकल तक सेम है, फिर 3 तक सेम है, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरीके से कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होंगे, ताकि हम जब भी अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, सेम ऑर्डर मिलेगा, तो सेम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी मिलेगी। शॉर्ट रेंज ऑर्डर की वजह से क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू मिलेगी वो भी सेम मिलेगी, इसीलिए इसे कहा गया है आइसोट्रोपिक। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आप कह सकते हो कॉपर, गोल्ड, अलॉयज वगैरह, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा आपका अमॉर्फस सॉलिड में, आप कह सकते हो ग्लास, क्वार्ज, एसेट्रा। तो ये हमारा बेसिक सा क्लासिफिकेशन हो गया सॉलिड्स का, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर, कि उसमें ऑर्डर कैसा प्रेजेंट है। और स्टूडेंट्स इसमें एक प्रॉपर्टी पे और ध्यान दीजिएगा, क्या कि जब आप इनको काटेंगे, जब आप इनको काटेंगे तो दे गिव अ क्लीन क्लीवेज, और ये जो देगा आपका, ये देगा इररेगुलर क्लीवेज।
अब इस क्लीवेज वर्ड का मतलब क्या है? इस क्लीवेज वर्ड को आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई सॉलिड लूँ, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जस्ट इमेजिन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास, और ये जो है ये आपका अमॉर्फस सॉलिड है। इस पे मान लीजिए हम इमेजिन कर लेते हैं लाइक हमने कॉपर की शीट ले ली, यहाँ पे मान लेते हैं हमने ग्लास की शीट ले ली। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जब मैं इसको काटूंगा, जब मैं यहाँ से इसको इससे काट के देखेगा, अगर हम इसे को काटेंगे तो ये जो सरफेस मिलेंगी ये बिल्कुल क्लीन सरफेस होंगी, इनके जो कॉर्नर्स होंगे बिल्कुल शार्प होंगे, बिल्कुल क्लीन सरफेसेस मिलेंगी। वेयर एज अगर आप कोई ग्लास का इसको अगर आप बीच से काटेंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है। लाइक जैसे अब थर्माकोल काटने की आपने बचपन में कोशिश करी होगी, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि थर्माकोल को जस्ट एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक अमॉर्फस सॉलिड है अगर वो, तो जैसे थर्माकोल को अगर हम काटें तो कभी भी वो रेगुलर नहीं कटता, दैट मीन्स इट डज नॉट गिव आर रेगुलर क्लीवेज। तो ये हमेशा इरेगुलर क्लीवेज देगा अमॉर्फस सॉलिड, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमेशा क्या देगा आपका, इट विल गिव अ क्लीन क्लीवेज। तो स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में पढ़ लिया क्या क्या? वी हैव स्टडीड कि एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा क्या होता है आपके पास, वी हैव अमॉर्फस। इन सब की प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस करी हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को और डिवाइड कर सकते हैं कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस, कि इसके अंदर जो जो फोर्सेस हैं उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो इसमें हम कह सकते हैं पहला क्लासिफिकेशन है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं आपका, चाहिए तो पहले इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी और डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं कैसे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद हम इसमें बात कर सकते हैं, हमारे पास हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के बाद आप बात कर सकते हैं, आपके पास है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स के बाद आपका आ जाता है नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड्स। आई होप ये चार चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम और बांट सकते हैं नेचर ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे चार अलग सॉलिड्स में। कौन कौन सा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड और नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम बांट सकते हैं नॉन पोलर, पोलर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स में। तो स्टूडेंट्स अगर हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इनको याद रखना बहुत आसान है। क्या? कैसे? एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था किसके बारे में, वी हैव टॉक्ड अबाउट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो बहुत सिंपल है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वही आपका सॉलिड का नेचर हो जाएगा। कैसे? इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। लाइक हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से देखे थे, हमारे पास 3 थे। कौन कौन से? एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है, तो जो सॉलिड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे आपके पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड्स की, तो आयनिक सॉलिड्स में आप समझ सकते हैं कि नाम से ही समझ में आ रहा है आयनिक मतलब इसमें आयंस छुपे हैं कहीं ना कहीं। तो इस वाले केस पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आएंगे वो क्या हो जाएंगे? आयंस। ठीक है। मेटेलिक सॉलिड्स की बात करें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली मेटल्स के एटम होते हैं, एटम्स कह सकते हैं मेटल्स के। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग वाली बात है। इसकी बात करें तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हिसाब से इसको नहीं बांटा गया है, ये थोड़ा सा अलग है। ये डिवाइडेड है फोर्स की, कि इसमें जो फोर्स या फिर कह सकते हैं बॉन्ड, कि इसमें कैसा बॉन्ड होगा? इट विल कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब सिंपल है कि अगर किसी में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयंस हैं तो आयनिक सॉलिड, एटम्स हैं तो मेटालिक सॉलिड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा वो? नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड। ठीक हो गया। चलिए
उसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद रखना है इसमें आने वाली फोर्सेस कि अगर हम मॉलिकुलर फोर्स सॉलिड्स की बात करें तो इसमें जो फोर्सेस हमारे पास आती हैं वो आती हैं आपके पास लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, और डिस्पर्शन फोर्सेस को वैसे हम लंदन फोर्सेस ये सब कहते हैं। और इसके अलावा आपका आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हमने नीचे देखा है, ठीक। तो स्टूडेंट्स अगर हम मॉलिकुलर सॉलिड्स को और डिवाइड करें तो ये हमारे पास 3 पार्ट पे आते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स पे। तो अगर हम नॉन पोलर सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉलिड्स में अगर हम फोर्सेस को देखें तो इसमें जो फोर्सेस होती हैं आपके पास वो होती हैं आपके पास लंदन फोर्स या फिर वीक डिस्पर्शन फोर्स। कौन कौन सी फोर्स होती है इसमें? लंदन फोर्स या तो फिर वीक डिस्पर्शन फोर्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं, मतलब कौन कौन से सॉलिड्स आप कह सकते हो। इसमें आपका नोबल गैसेज हो सकती हैं सॉलिड फॉर्म में, नोबल गैसेज लाइक सॉलिड हीलियम कह सकते हैं हम, सॉलिड आर्गन कह सकते हैं, इसी तरीके से नोबल गैसेज हो सकती हैं। या फिर आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉलिड हाइड्रोजन हो सकता है, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएंगे, ये सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड या फिर गैस होते हैं, कहाँ पे? एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके साथ साथ क्या होता है, ये वोलेटाइल होते हैं हमारे, ठीक हो गया। तो आई होप ये नॉन पोलर वाले आपको समझ में आ गए होंगे। फोर्सेस क्या होते हैं इसमें? लंदन फोर्स या वीक डिस्पर्शन फोर्स। एग्जांपल नोबल गैसेज लाइक सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन। और नॉन पोलर क्या हो जाएगा? लाइक सॉलिड हाइड्रोजन, सॉफ्ट होते हैं, लिक्विड या फिर गैस होते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। और साथ साथ क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वोलेटाइल। तो स्टूडेंट्स नॉन पोलर के बाद पोलर वाले की बात कर लेते हैं। पोलर वाले में क्या होगा? पोलर वाले में जो फोर्सेज होंगी वो इससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं। कौन कौन सी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। कौन सी होती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक नॉन पोलर के जैसी होती हैं, एक्सेप्ट क्या, अब भाई केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही होगा। एक्सेप्ट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन पोलर। मतलब पोलर वाले का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इससे कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पास सॉलिड HCl, सॉलिड CO2, सॉलिड NH3 एक्सेट्रा। तो ये वाला हो गया हमारा पोलर का पार्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड नाम से ही समझ में आ रहा है कौन से बॉन्ड्स होंगे इसमें? दे कंटेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड लाइक, क्या प्रेजेंट होगा इसमें? फोर्सेस कौन सी प्रेजेंट होंगी? दे विल कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और एग्जाम्पल क्या होगा भाई? सॉलिड H2O, जिसको हम बोलते क्या है? आइस। तो सॉलिड H2O और आइस आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और इसमें आपको ये याद होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब एक हाइड्रोजन हमारा कोई भी इन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में या 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में फंस के रह जाए। लाइक अगर हमारे पास OH है, यहाँ पे कहीं फ्लोरीन आ रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये फ्लोरीन से अट्रैक्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड बनेगा डॉटेड वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स कि ये जो एटम बनेगा इसमें आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वैसे वाला पार्ट पे होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन था यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन था, तो अगर किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये आके जुड़ता है तो इस टाइप से जो बनेगा वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और ये हमारे पास ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जनरली ये सॉफ्ट सॉलिड्स हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखने के लिए इसको मिटा देते हैं अब। तो आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास आयंस होंगे। तो हमें पता है कि आयंस, जैसे अगर हम बात करूं NaCl कैसे डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव और Cl माइनस।
तो बेसिकली ये दो आयंस तो हैं, लेकिन ये चार्ज भी हैं, इन पे चार्ज है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, बताओ? वो लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। तो कौन सा फोर्स लगेगा इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स आपका इसमें एक्ट करेगा। और आपको पता है कि आयनिक सॉलिड में अगर हम NaCl की बात करें तो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जनरली नॉन कंडक्टर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, दीज आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड बट कंडक्ट इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट। तो सिंपल सी बात है कि सॉलिड में कंडक्ट नहीं करते हैं, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड्स बट कंडक्ट इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट। अब भाई मॉल्टन और एक्वस में क्यों कंडक्ट कराते हैं? क्योंकि देखो भाई, सॉलिड में जब होगा तो अपने पार्टिकल्स इसके पास बिल्कुल ऐसे पैक्ड होंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब आपने इसको किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया तो इसके जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे कंडक्ट कराने के लिए। तो हमेशा याद रखना कि आयनिक सॉलिड्स सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि सॉलिड वाले पार्ट पे इसके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा लगती हैं, या फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होती है वो कम होती है, तो इसी वजह से कंडक्ट नहीं करा पाते, क्योंकि आयंस फ्री नहीं होते। लेकिन जब हम इसको लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं तो आयंस आपके फ्री हो जाते हैं, और इसी वजह से क्या करता है, ये कंडक्ट कराने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे नॉन कंडक्टर इन सॉलिड्स बट कंडक्ट इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आयनिक सॉलिड्स जितने भी होंगे, जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं ये हमारे ज़्यादातर पोलर होते हैं, ठीक है। और अगर ये पोलर हैं तो ये जनरली किस में डिसॉल्व होंगे, ये पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं, काफ़ी हद तक, मतलब क्या अप्रॉक्सीमेटली पूरे डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर में डू नॉट डिसॉल्व, तो ये नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आपके लाइक CCl4, आपने देखा होगा बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे के सारे आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ये नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगले सॉलिड पे आते हैं। अगला सॉलिड है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में हम पहले ही बात कर चुके हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं, ठीक है। और नाम से समझ में आ रहा है मेटेलिक सॉलिड्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स लाइक कॉपर और इसके अलॉयज़ वगैरह, ये सब कुछ है। तो इसके एग्जांपल हो गए कॉपर और अलॉय। इसके साथ साथ आप कह सकते हो ये मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन बट सम आर सॉफ्ट ऑल्सो, तो ये कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे मरकरी वगैरह ये सब होते हैं आपके। इसके साथ साथ आपको याद रखना है इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सॉलिड आपको पता होगा कि सॉलिड जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं वो क्या कहलाता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये आपके होते हैं, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये मेलेबल होते हैं, साथ साथ डक्टाइल होते हैं। तो इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं मेलेबल डक्टाइल होते हैं। और इस पे क्या होती है, दे कंटेनर लस्टर या फिर शाइन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स को लेके। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड, इससे आपको क्वेश्चन कई बार मिलेगा आपके टेस्ट वगैरह जो भी होंगे वो सारी चीज़ें में। तो स्टूडेंट्स अगला सॉलिड है हमारे पास नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड। तो नाम से वैसे समझ में आ रहा है, इसमें जनरली जो आते हैं वो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। मतलब नेटवर्क सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स, इनको साथ साथ एक नाम और दिया गया है, क्या कहा जाता है इन्हें, दे आर ऑफन कॉल्ड एज जाइंट मॉलिक्यूल्स। अब जाइंट मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई देखो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, एक दूसरे का शेयरिंग होगी, शेयरिंग करते 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 बहुत लंबी चेन बना देते हैं। इसी वजह से इनको नेटवर्क सॉलिड्स या फिर जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसके दो केस आपने बचपन से देखे होंगे, एक देखा होगा आपने डायमंड, कुछ चीज़ें याद होंगी, और दूसरा केस देखा होगा आपने ग्रेफाइट। आई होप याद होगा कि डायमंड में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ग्रेफाइट में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन स्टिल डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट होता है ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। कि अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या होता है, इस तरीके से 4 बॉन्ड होते हैं,
तो चारों बॉन्ड क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड होते हैं कि इसमें कोई भी बॉन्ड कभी फ्री नहीं होता है। तो ये हार्डेस्ट एवर नोन सब्सटेंटेड ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। और ग्रेफाइट की बात करें तो डायमंड क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो ये हार्डेस्ट है और साथ साथ ये नॉन कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इसमें ये वाली बात भी याद रख सकते हैं नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड्स में कि कई बार क्या होता है कि जब आप इसे हीट करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि कई बार ये डिकम्पोज हो जाते हैं, लाइक ये लिक्विड और गैस में कन्वर्ट नहीं होते, सीधे सीधे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लेयर्स की फॉर्म में आता है। लाइक अगर एक लेयर ये है, तो दूसरी लेयर ऐसी होगी। तो अगर हम इस पे ध्यान दें, हमें पता है कि डायमंड का ये जो कार्बन होगा इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3, चारों के चारों बॉन्डेड होते हैं। अगर हम इसकी हाइब्रिडेशन निकालें तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आती है, sp2, और ये बनाता क्या है, ये 3 बॉन्ड बनाता है। आप देख भी पाएंगे 1 2 3 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन इसके कार्बन है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका इन लेयर्स में प्रेजेंट होता है, इन लेयर्स में प्रेजेंट होता है, ताकि ये क्या कराता है, ये कंडक्शन के लिए पॉसिबल होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कई बार एक क्वेश्चन भी आता है कि डायमंड भी एक नेटवर्क सॉलिड है, ग्रेफाइट भी एक नेटवर्क सॉलिड है, तो डायमंड आपका नॉन कंडक्टर होता है, वेयरएज ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर। तो क्यों डायमंड नॉन कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई भी कंडक्ट कराने के लिए फ्री आयन, फ्री एटम, फ्री आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इनकी लेयर्स के बीच में, इसलिए ये कंडक्ट कराता है। कंडक्ट कौन कराता है, यही आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डायमंड जो है वो आपका हार्ड होता है, लेकिन हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, आपका सॉफ्ट होता है। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों होता है, ये लेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है। मान लीजिए इसमें फोर्स लगाऊंगा, तो एक सिंपल सी बात सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 मार्कर हैं, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, एक दूसरे पे स्लिप हो जाएंगे, तो क्योंकि ये अलग अलग लेयर्स में हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे ही इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, एक दूसरे पे स्लिप हो जाता है, और जब ये एक दूसरे पे स्लिप होते हैं, इसी वजह से इसका जो नेचर निकल के आता है वो आता है सॉफ्ट, और जबकि डायमंड क्या होता है हमारे पास, इट इज़ हार्ड। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स वगैरह ये समझ में आ गए होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह। इसमें कह सकते हैं, इसमें एक और आता है आपका SiO2, ये सब भी क्या है, सारे के सारे नेटवर्क या फिर जाइंट मॉलिक्यूल्स